दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक पे। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G की। इसको मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ क्या रहा। काफी वक्त से मैं इसको यूज कर रहा हूं और अभी और आज के तारीख में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है मार्केट में, क्योंकि कई सारे नए फोन्स आ चुके हैं। स्नैपड्रैगन 778 के साथ इस प्राइस रेंज में हमें कई सारे और फोन्स भी देखने को मिलता है। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने इसको 30,000 में लिया है, कई लोगों ने 36,000 में भी परचेस किया है, पर प्राइस इसकी कम हो चुकी थी। अभी कितने में मिल रहा है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ Amazon ऑफर में ये आपको 30,000 में मिल जाएगा। तो उस प्राइस रेंज के लिहाज से ये फोन कितना रिलेवेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही प्राइस को अगर साइड में रख दे तो इस फोन की क्या खूबी है, क्या खामी है, इसके बारे में बताऊंगा विस्तार से। फुल डिटेल रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं टेक। आइए जानते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डिजाइन की तो फोन काफी पतला दिखता है एट फर्स्ट, लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा पतला भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं कह सकते। कंफर्टेबल फील देता है हाथ में। जब भी आप इसको पकड़ते हो तो आपको फर्क पता नहीं लगता कि ये फोन बहुत ज्यादा मोटा है या बल्कि है। डिजाइन के लिहाज से एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉम्पैक्ट फोन। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी चीजें दी गई हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिजाइन एस्पेक्ट की तो नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है टाइप सी पोर्ट, जो कि आज की तारीख में ऑब्वियस हो गया है। एक स्पीकर ग्रिल है और साथ ही टाइप सी पोर्ट होने के बावजूद हमें यहां देखने को मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और एक प्राइमरी माइक्रोफोन नीचे की तरफ दिया गया है। वहीं ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिम ट्रे हमें देखने को मिल जाता है और एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी यहां पे हमें देखने को मिलता है। वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन एक साइड में दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में। बटन्स के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन नहीं आने वाला। अब बात कर लेते हैं बैक की। तो बैक में यहाँ पे कैमरा बम्प दिया गया है जिसमें कैमरास हैं, इसके ऊपर हम अलग से आएंगे। पहले बात कर लेते हैं बैक के मटेरियल की। ये है प्लास्टिक, कलर आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो प्लास्टिक है ये काफी प्रीमियम प्लास्टिक है। इवन मेरे पास S20 FE 5G है, उससे ज्यादा प्रीमियम है मैंने देखा। प्रीमियम इन द सेंस कि ये स्लिपरी नहीं है, ये बहुत अच्छा टेक्सचर के साथ आता है और थोड़ा थिक प्लास्टिक है कंपेयर टू S20 FE। और ये जो प्लास्टिक है ये काफी अच्छा डिजाइन के साथ मैच भी करता है। आपको कभी फील नहीं आएगा कि आपने कोई चीप फोन पकड़ के रखा है। आप अगर इसको बिना कवर के यूज करोगे तो लोगों को इसकी ग्रेविटी अपने आप फील होती है। ये मैंने खुद भी महसूस किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्लास्टिक बैग की तो कई लोगों को डाउट होता है कि प्लास्टिक बैग अच्छा होगा नहीं होगा, स्क्रैचेस पड़ते हैं। अभी तक इसमें कोई स्क्रैच नहीं पड़ा है और मैंने काफी रफली इसको यूज किया है, बिना कवर के यूज किया है, तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर मेटल बैग या फिर सॉलिड बैग मिलता है या सेरामिक बैग मिलता है तो उसमें जो कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वो उतनी बेटर नहीं होती जितनी प्लास्टिक में होती है। इसके कारण आज के डेट में बहुत सारे वेंडर्स अच्छे फोन्स में भी प्लास्टिक बैग देते हैं। कम्युनिकेशन, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो काफी तगड़ी हो जाती है। आपको नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। वहीं हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो एक बार नजर डाल लेते हैं सिम ट्रे के ऊपर। यहाँ पे सिम स्लॉट दिया गया है 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड के लिए, तो आप उसको आराम से यहाँ लगा सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सीलिंग का यूज किया गया है, रबल सील का। ये IP रेटिंग के साथ आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये उस लिहाज से भी प्रोटेक्टेड है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कॉम्पिटिशन मार्क हो चुका है। आज के तारीख में इस प्राइस रेंज में काफी लोग डिस्प्ले खोजते हैं। जब मैं इस प्राइस रेंज की बात करता हूं तब मैं बात करता हूं 30,000 की। मैं 36,000 37,000 के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं प्राइसिंग पे भी आऊंगा, पर पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फोन में हमें देखने को मिलता है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। HDR10 प्लस को यह सपोर्ट करता है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है और हमें पिक्सल डेंसिटी जो देखने को मिलती है वो मिलती है 407 की। एंड एट द एंड ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है 800 नीट्स की। डे लाइट में मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको देख सकते हो। मैंने ये वीडियो सनलाइट में ही शूट किया है तो आप इसको यहाँ पे गौर से देख सकते हो। स्क्रीन काफी कंफर्टेबली विजिबल है। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले में वो मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का। अब डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो फिंगरप्रिंट को कैसे भूल सकता है। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिलता है वो मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बड़े ही आराम से काम करता है। बहुत ज्यादा फास्ट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन स्लो भी नहीं है। और
और 99% टाइम्स ये एक्यूरेटली काम करता है। हाँ, अगर आपके हाथ में कुछ डस्ट वगैरह लगा हो तो अलग बात है, वरना ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और किसी भी एंगल से काम करता है। आप इसको कहीं से भी टैप कर लो, ये आपके फिंगरप्रिंट को आसानी से रीड कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, टेस्टिंग के आधे फेज में मैंने इसको बिना टेम्पर ग्लास के यूज किया, यानी कि डिस्प्ले के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था और बाद में मैंने टेम्पर ग्लास लगाया। तो दोनों ही केस में ऑब्वियसली बात है, टेम्पर ग्लास के बिना यूज करते हो तो फिंगरप्रिंट अच्छा काम करेगा ही, लेकिन एक डाउट होता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, अगर हम प्रोटेक्शन लगाते हैं तो क्या वो काम करेगा। उस हिसाब से इस फोन में कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से एक अच्छे टेम्पर ग्लास को लगा के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम फिंगरप्रिंट को यूज करने में नहीं आती है। दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो मुझे इस डिस्प्ले के बारे में अच्छी लगी। कमी क्या है? कमी दो चीज है। डिस्प्ले को लेके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें जो ब्राइटनेस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 800 नीट्स का, और वो अगर 1000 नीट्स के आसपास हो, 900 to 1000 नीट्स, तो ज्यादा बेटर होता। 800 नीट्स सफिशिएंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक अच्छी वाली फील देते हैं ना, जैसे आप डे लाइट में फोन यूज करते हो, दोपहर में रोड पे हो, चल रहे हो, कहीं बाहर हो, आउटडोर कंडीशन में हो और सूरज एकदम सर पे है, उस केस में कई बार आपको ये हो सकता है लगे कि थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा होने से बेटर हो जाता। आपको दिखेगी सारी चीजें, लेकिन वो एक कमी है जो खलती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मोटोरोला के केस में आपको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिलता है और मोटोरोला भी सेम प्रोसेसर ऑफर करता है इसी प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे जो 8 बिट सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है, काफी वाइब्रेंट है, लेकिन अगर हमें 10 बिट देखने को मिलता तो और भी ज्यादा बेहतर ये काम करता, और जो मूवीज देखने का एक्सपीरियंस है, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम चलाने का एक्सपीरियंस है, वो और ज्यादा इनहेंस होके आता। तो ये जो दो चीजें हैं ये कमी है, अदरवाइज डिस्प्ले के रिगार्डिंग इस फोन में कोई भी कंप्लेन नहीं देखने को मिली। दोस्तों, बात करते हैं कैमरा के बारे में। एक ऐसा फीचर जो फोन में लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं कॉलिंग के बाद। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस फोन के कैमरा की, तो इस फोन की जो परफॉर्मेंस है कैमरा की वो आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी कॉम्पिटिटर को बीट कर सकता है अपने प्राइस रेंज में। यहाँ पे कई सारे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में मैंने सैंपल शॉट्स लिए हैं, आप उसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल रैंडम अर्बन शॉट है जिसको आप देख सकते हो। बेसिकली शहरों में आप जिस हिसाब से फोटोग्राफी करोगे उस हिसाब से ये कैमरा कैसा परफॉर्म करेगा उसको ये पोर्ट्रेट करता है। साथ ही यहाँ पे आप पोर्ट्रेट मोड पे भी गौर कर सकते हो। डे लाइट में पोर्ट्रेट मोड काफी बेहतरीन फोटो लेके आपको देता है। जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही रियलिस्टिक है, और आपको ऐसा फील आएगा कि आपने डीएसएलआर से फोटो लिया है, क्योंकि डिटेल्स भी उतनी ही ज्यादा फोटो में हमें देखने को मिलती है। वीडियो के केस में यही चीज मैं बोल सकता हूँ। वीडियो के केस में जो स्टेबलाइजेशन है वो ठीक ठाक काम करता है। यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। फुल एचडी और 4K दोनों में ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन फुल एचडी में स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर काम करता है, तो उसको आप आराम से देख सकते हो। और एक चीज है इस फोन में, जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पत्ते आपको दिख रहे हैं वो रियल ग्रीन है। ये इसके सॉफ्टवेयर के कारण है जो इसके बैकग्राउंड में वीडियो को रेंडर करता है, और वो काम करता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत ज्यादा पंची नहीं है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत ज्यादा डल नहीं है। जो रियलिटी कलर है वो ये रिफ्लेक्ट करके देता है, और यही चाहिए होता है एक वीडियो के केस में, इवन एक फोटो के केस में यही चाहिए होता है। लेकिन आज के तारीख में वीडियो और फोटोज को अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा पंची कलर का इस्तेमाल फोन्स करती हैं, और रेंडरिंग में वैसा कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में आपको एकदम रियल कलर मिलता है। जो डिटेल्स है वो काफी ज्यादा है। बस शाम के टाइम के वीडियो में आप देख सकते हो जो ब्लैक है वो ज्यादा ब्लैक लग रहा है, इतना भी ज्यादा ब्लैक वो नहीं था इन रियल। जो पूरा का पूरा सिनेरियो आप देख रहे हो, लाइटिंग थोड़ी कम थी और स्ट्रीट लाइट्स ऑन होने का वक्त हो चुका था, उसके वजह से जो कैमरा स्ट्रगल कर रहा था एक हार्श लाइटिंग कंडीशन में, उसका एक नजारा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो थी इस कैमरा की वो सारी बातें जो अच्छी है और आपके काम की है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें कमी क्या है। कमी तो ऑब्वियस सी बात होगी, कमी क्या क्या है। इस फोटो को आप गौर करो, ये फोटो लिया गया है एक हॉल में जहां पे जो लाइटिंग कंडीशन है वो येलो थी, लेकिन मेरे मार्क्स के कलर पे गौर करो, मेरा मार्क्स है पूरा डीप ब्लू, लेकिन यहां पे आप गौर करोगे तो ये थोड़ी ग्रेश टाइप में आई है। यानी कि जैसे ही आप इंडोर लाइट में लेके जाते हो, इट्स नॉट नॉर्मल इंडोर लाइट, बट अगर आपका लाइटिंग कंडीशन थोड़ा अलग है तो ये स्ट्रगल करता है कलर्स के साथ। डिटेल्स में कोई मिसिंग नहीं है, डिटेल्स आप गौर करोगे तो एक डिटेल्स एकदम क्लियर आई है, बट आप अगर कलर्स पे गौर करोगे तो कलर वो एग्जैक्ट कलर नहीं है जो एक्चुअल में वो था। और ये मैं समझ भी सकता हूं क्योंकि वहां जो लाइटिंग कंडीशन था वो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। फुल येलो और गोल्डन लाइट डायरेक्ट फेस पे पड़ रहा था, और ऐसे केस में मार्क्स के कलर को या स्किन कलर को सही मायनों में रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
तो कैमरा ने उसके साथ ब्लंडर किया है और ये इसके कॉन के तौर पे तो गिना जा ही सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नाइट मोड की, तो पिच डार्क कंडीशन में इसकी कमियां दिखती हैं। नाइट मोड का काम क्या होता है कि अगर आप पिच डार्क कंडीशन में भी फोटो ले रहे हो तो कुछ डिटेल्स आपको दिखे, बट नाइट मोड के केस में कुछ ऐसा फोटो आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप ये फोटो है बिना नाइट मोड के और ये फोटो है नाइट मोड के साथ। जो डिटेल्स है वो थोड़ी कम है, जितनी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। मैं कंपेयर यहां नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक नाइट मोड का फोटो दिखाना चाहता हूं S20 FE के साथ। यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हो सेम लाइटिंग कंडीशन में नाइट मोड के साथ कितनी डिटेल्स S20 FE ने ली है, और सेम लाइटिंग कंडीशन में उसी नाइट मोड के साथ उसी कैमरा ऐप के साथ A52s 5G ने कितनी डिटेल्स पकड़ी हैं। तो ये एक फर्क है। अगेन मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही फोन अलग अलग हैं, बट थोड़ी सी डिटेल्स मैं इससे उम्मीद कर रहा था नाइट मोड के साथ। लो लाइट कंडीशन में एक अच्छी फोटो आपको ये दे सकता है जहां पे लाइट थोड़ी कम हो, लेकिन लाइट एकदम ना हो और लाइट का एक सिंगल सोर्स हो। उस कंडीशन में ये कई सारी डिटेल्स मिस कर देता है। हालांकि यहाँ पे डिबेट हो सकती है कि ऐसे कंडीशन में फोटो कौन क्लिक करता है, बट मेरा काम है हर एक चीज को डिटेल में चेक करना और आप तक पहुंचाना। तो यहाँ पे नाइट मोड के रिगार्डिंग ये चीज मुझे दिखी तो मैं बता रहा हूं। सो कंक्लूजन क्या है? कैमरा इस फोन का अच्छा काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लो लाइट कंडीशन में कैमरा स्ट्रगल करता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हर कंडीशन में कैमरा अच्छा परफॉर्म करेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक फोन के कैमरे की। तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस 99% टाइम्स आपको कैमरा एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। कई बार ऐसा होता है जब आप डिफिकल्ट लाइट कंडीशन में फोटो ले रहे होते हो तो फोटोज कई बार अच्छी आती हैं, लेकिन वो रियल कंडीशन रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ये भी एक रियलिटी है। कैमरा के बाद अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। फोन आप ले रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, लंबे टाइम तक चलने के लिए और स्मूथ रनिंग हो, इसके लिए इसमें दिया गया Qualcomm की तरफ से Snapdragon 778 प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर है। साथ ही इसमें जो रैम दी गई है वो 8GB की है। रैम में एक कैच है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंटरनल स्टोरेज इसमें दी गई है 128GB, जो मेरे पास है 128GB वाला वेरिएंट है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने 30 मिनट तक एकदम नॉन स्टॉप गेम्स खेले। यहाँ पे 2 गेम्स प्राइमरी खेले, एक BGMI और एक कॉल ऑफ ड्यूटी। दोनों ही मैक्स सेटिंग्स में खेले थे ताकि पता लग पाए कि ये प्रोसेसर कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जब गेम खेलना स्टार्ट किया तब की टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर जो थी वो तकरीबन 32 डिग्री के आसपास थी। 30 से 32 आप कैच कर सकते हो इसको। तो 30 से 32 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर थी वो इस कंडीशन में थी कि एसी और फैन दोनों ही बंद था और 2 लाइट जल रहे थे। रूम की कंडीशन बताना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार फोन ओवरहीट कर जाता है, लेकिन यूजर समझते हैं कि नहीं फोन में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता, उस गर्म वाले कंडीशन में फोन टेस्ट किया जा रहा होता है। इसके कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने रूम की कंडीशन क्लियर कर दी। रूम थोड़ा गर्म था और जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो 30-32 के आसपास था रूम का भी। अब मैंने जब गेम खेलना स्टार्ट किया तो मुझे उम्मीद था कि काफी देर ये अच्छा चलेगा, उसके बाद कुछ फ्रेम ड्रॉप्स तो मुझे दिखेंगे क्योंकि रूम ऑलरेडी गर्म है, फोन भी गर्म होने वाला है तो उसका असर दिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं खेलता गया और मुझे कभी भी फ्रेम ड्रॉप या लैग बोल के कोई भी चीज नहीं दिखी दोनों ही गेम्स के केस में। तो एक चीज तो बहुत तगड़ी है इस प्रोसेसर को लेके कि ये 700 सीरीज का प्रोसेसर है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी 700 चिपसेट के मुकाबले कहीं ज्यादा बेटर है और कई ज्यादा स्टेबल है। परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा फास्ट होना मायने नहीं रखता, स्टेबल परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मायने रखता है और यहाँ पे ये प्रोसेसर वो मुहैया कराता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गेमिंग टेस्ट करने के बाद जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो गेमिंग में कोई इशू नहीं आ रहा था, लेकिन टेम्परेचर तब तक बढ़ चुका था 45 डिग्री तक, यानी कि तकरीबन 15 डिग्री का डायरेक्ट इंक्रीज हमें देखने को मिला। और ये चीज आप जब एक्सटेंसिव गेमिंग करोगे तो हो सकता है आपको भी फील हो, लेकिन उससे इसके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा था। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि कई बार जब फोन गर्म हो जाता है ना तो लैग होने लगता है, स्क्रीन जाम हो जाता है और बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। और बाकी अगर मैं ऐप्स की बात करूं तो यहाँ पे ये फोन उसको आराम से डे टू डे जो टास्क है आपका आराम से हैंडल कर सकता है। One UI की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। रैम मैनेजमेंट इसकी काफी अच्छी है। बैकग्राउंड में कई सारे ऐप्स मैंने खोल के रखे थे, उसको बाद में जब मैंने रीओपन किया तो एज इट इज मुझे मिला। बहुत पहले के ऐप्स रिलोड हो रहे थे, बट अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट ऐप्स थे जो मैं रेगुलर यूज करता हूं वो फॉर सम रीजन एज इट इज मुझे देखने को मिला। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, रैम के बारे में मैंने एक चीज बोला था कि एक कैच है। रैम के बारे में इस फोन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्निकली ये 12 GB का फोन है।
12 GB का फोन कैसे, 4 GB की इसमें वर्चुअल रैम सपोर्ट करती है। और इस चीज को मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वेरीफाई किया था, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। 8 GB रैम इसमें ऑलरेडी है। जरूरत पड़ने पे इंटरनल स्टोरेज की 4 GB मेमोरी को भी ये यूज करता है एज अ रैम, और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप उतने ज्यादा हेवी यूजर हो तो। मेरे केस में उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट हो सकता है आपको उसकी जरूरत पड़े। बट यहाँ पे ये एक फीचर तो है, भले हम इसका इस्तेमाल करें या ना करें, 4 GB वर्चुअल रैम हमें इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं रिव्यू के एंड में, और बचा है बात करना वायरलेस कम्युनिकेशन कैसा है, नेटवर्क कैसा है और बैटरी कैसा है। इन तीनों चीजों को एक साथ मर्ज करके हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं बैटरी के साथ। दोस्तों बैटरी की अगर मैं बात करूं तो बैटरी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम, मैं एकदम एग्जैक्ट डेटा के ऊपर बात करता हूं, तो स्क्रीन ऑन टाइम में यहाँ जो मुझे मैक्स देखने को मिली वो 5.5 घंटे की थी। बहुत ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम ये नहीं है, आई नो, लेकिन ये उस कंडीशन में है जब मैं इसको यूज कर रहा था 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे। और एक चीज है कि जब आप इसको स्टैंड बाई मोड पे रखते हो तो ये 4 दिन तक चलता है, यानी कि बैटरी इसके अपने आप ड्रेन नहीं होती, बैटरी सफिशियंट है इसमें जो दी गई है। लेकिन जैसे ही हम यूज करने लगते हैं या फिर गेम खेलने लगते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर इसमें गेम खेला है, 30 मिनट की गेम तो मैंने रिकॉर्ड की थी ऑन कैमरा, बट मैंने ऐसे भी बहुत ज्यादा गेम खेला, उसके लिए भी स्क्रीन ऑन टाइम हो सकता है मुझे कम मिल रहा हो। क्योंकि मैंने एक वियर्ड चीज नोटिस की कि जैसे ही हम गेम खेलना स्टार्ट करते हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव काम करते हैं तो बैटरी तेजी से ड्रेन होती है। उतनी तेजी से नहीं होती, बट हाँ तेजी से ड्रेन होती है नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले। अगर आप इसको सिर्फ कॉलिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए यूज करते हो तो आपको बहुत लंबा बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिलेगा। स्क्रीन ऑन टाइम तब भी तकरीबन 6 घंटे के आसपास देखने को मिलेगा, मैक्स 6 घंटे में बोल रहा हूं। लेकिन जैसे ही आप इसको 60 हर्ट्ज पे रन करने लगोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम 1-1.5 घंटे और बढ़ जाएगी यहाँ पे। और एक चीज है, ब्राइटनेस आप कैसे यूज करते हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने जो ब्राइटनेस है वो कभी भी लो ब्राइटनेस पे यूज नहीं किया फोन को, एक एवरेज ब्राइटनेस पैटर्न मैंने यहाँ पे मेंटेन रखा था, और उस केस में 5 घंटे 30 मिनट के आसपास की स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूं बैटरी की कि कितने टाइम तक ये चला, मतलब एक सिंगल चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो गैप था वो कितना था, तो वो था 1.5 दिन का। अब आप बोलोगे कि यार 5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम या 5.5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिल रही है और बैटरी चल रहा है 1.5 दिन तक। यही चीज मैं बता रहा था कि इसकी जो स्टैंड बाय टाइम है, यानी कि आइडल टाइम है, आपने सब कुछ बंद कर रखा है और रख दिया, फोन छोड़ दिया, तो बैटरी इसकी डाउन ही नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है One UI का कह लो कि, या फिर बैटरी में ऐसा कुछ है, बट ये बहुत तगड़ी चीज है। जो स्टैंड बाय टाइम है वो बहुत अच्छी है इसकी। तो ये तो थी कमी और खूबी बैटरी के बारे में। अब बात करते हैं कम्युनिकेशंस के बारे में। यहाँ पे अगर मैं वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वाईफाई और ब्लूटूथ को दोनों को ही मैंने टेस्ट किया है। वाईफाई के केस में एक चीज मैंने नोटिस की कि वाईफाई जितना दूर तक पकड़ना चाहिए उतना दूर तक ये नहीं पकड़ता। वाईफाई की डिस्टेंस शॉर्ट है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा, वरना कई लोग मिसकंसेप्शन में रह जाएंगे। मेरा जो S20 FE है वो जब मैं छत पे जाता हूँ तब मेरे घर में जो राउटर लगा है वो आराम से कनेक्ट करता है और कंफर्टेबली यूज कर पाता है। इंटरनेट यूज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मैंने इस फोन में इंटरनेट यूज करने की कोशिश की छत पे, और मैं रहता हूँ 2nd फ्लोर पे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो डिस्टेंस का, तो जब मैंने छत पे यूज करने की कोशिश की थी तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मुझे सीरी के पास आना पड़ रहा था इंटरनेट यूज करने के लिए और वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक चीज था जो मुझे फेस करना पड़ा इस केस में। अगेन मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे फोन्स के मुकाबले भी, क्योंकि मैं इससे पहले यूज कर रहा था मोटोरोला का फोन Moto G5s Plus, और उसमें भी जो वाईफाई है वो छत पे पकड़ता था, पर इस केस में मुझे थोड़ा सीरी के पास आना पड़ रहा था। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहा था क्या बार बार आप रेंज में रहने के बाद भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, कई सारे फोन में ऐसे इश्यूज आते हैं। इस फोन में ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आप रेंज में हो, एक बार ये कनेक्ट कर लेता है तो आपको कोई दिक्कत फेस करना नहीं पड़ेगा इंटरनेट को लेके। बात करें अगर ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ की रेंज यहाँ पे काफी अच्छी है, फार बेटर है देन वाईफाई रेंज। अगर मैं वाईफाई और ब्लूटूथ के रेंज के कंपेयर करूं तो यहाँ पे ब्लूटूथ की रेंज काफी अच्छी है। आप ब्लूटूथ को आराम से अच्छे डिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हो और कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार होता है कि फोन अगर आप जींस के पॉकेट में रख रहे हो और आपने ब्लूटूथ लगाया हुआ है तो कई बार वो डिस्टरप्ट होता है, बट ऐसे केस में मैंने इसमें कोई भी इशू नहीं देखा। मैं रात भर इसको लेके घुमा हूं, ट्रैवल किया हूं, इसमें कोई
कोई भी इशू नहीं आया है। एंड एट दी एंड दोस्तों, अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो यहाँ पे नेटवर्क ऑब्वियसली बात है मैं 5G में टेस्ट नहीं कर पाया, पर 5G के 9 बैंड्स यहाँ पे मिलते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 1-2 बैंड्स नहीं है, पूरे तकरीबन 5 बैंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इन फ्यूचर 5G जो भी आता है वो इसमें सपोर्ट करेगा, आप ये मान के चल सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4G कनेक्टिविटी की, तो 4G 2 केस में मैंने यूज किया, एक वोडाफोन के केस में और एक जियो के केस में, और दोनों ही अच्छे से काम करता है। खासकर अगर मैं इंटरनेट स्पीड की बात करूं तो इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलती है, दूसरे फोन्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलती है, यानी कि ये बताता है कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे नेटवर्क को लेके या फिर कॉल ड्रॉप्स को लेके कोई भी शिकायत नहीं है फोन के तरफ से। फोन अच्छा नेटवर्क कैच करता है और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन आप गांव में भी जाते हो जहां नेटवर्क की थोड़ी इशू रहती है, वहां भी ये स्ट्रांग नेटवर्क होल्ड करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं। सो गाइस, एट द एंड क्या 30,000 में इस फोन को आपको लेना चाहिए या नहीं? वेल, इस फोन को आप ले सकते हो, मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड होगा, आप इसको आराम से ले सकते हो। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बात नहीं की थी, अभी बता देता हूं। यहां पे हमें देखने को मिलता है One UI 3.1 जो कि Android 11 पे चलता है, और Android 12 का भी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। 3 मेजर हमें अपडेट देखने को मिलेगा Android का, और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। 4 या 5 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट है, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है, एडिटिंग के वक्त मैं डाल दूंगा, आप रीड कर लेना। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर को लेके इशू है वो नहीं आता, सॉफ्टवेयर आपका अच्छा सपोर्ट करता है, और इस केस में One UI काफी अच्छा आपका साथ देगा। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर लोग क्लीन UI खोजते हैं, और One UI वो एक ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये एक चीज है कि ये पूरा ही क्लीन नहीं है, स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, लेकिन One UI की अपनी खासियत यहाँ पे है। तो इस प्राइस रेंज में आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, चाहे वो प्रोसेसर को लेके हो, चाहे वो रैम को लेके हो, चाहे वो कैमरा को लेके हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। और अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी, इसकी जो प्राइसिंग है स्टार्टिंग में वो थी 37,000, अगर मुझे सही से ध्यान है तो 37 to 38,000 के आसपास थी। और इस प्राइस रेंज में फेस्टिवल पे 40,000 में तो S20 FE बिक रहा था। तो लोग S20 FE क्यों ना ले, क्योंकि ये जितना भी अच्छा फोन क्यों ना हो, ये A सीरीज का फोन है, और S20 FE एक S सीरीज का फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन है। तो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते इन दोनों से। तो बाद में इसकी भी प्राइसिंग कम हुई, इसकी प्राइसिंग आज के तारीख में 30,000 के आसपास है। ऑफर्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इवन 26,000 27,000 तक भी ये देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे केस में ये एक बहुत ही अच्छा डील हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में इससे बेटर फोन आपको मिलेगा डे टू डे यूसेज के लिए। कई सारे चाइनीज फोन आपको मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के, लेकिन अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं और एक क्लीन फोन की बात करूं, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर अपडेट्स को मैं कंसिडर करूं, प्रोसेसर को अगर मैं कंसिडर करूं, क्योंकि इसमें एक्सिनोस नहीं है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो ये एक वर्थ बाइंग फोन है। और इसको मैंने जैसा कि बताया था पर्सनल यूज के लिए लिया था, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे जो रिटेल यूनिट है उसके एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा था, वो पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है, और आप इस चीज को देख के आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि ये फोन एक वर्थ बाइंग है। 30,000 के आसपास आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज यार लाइक कर देना, ज्यादा नहीं 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, 100 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर दो। अगर आप चैनल पर नए आए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा अभी तक, तो प्लीज दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस रोजाना मिलती रहे। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।